वेलकम टू सिलेबस सेटर क्लासेस। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, राज्य के निदेशक तत्वों के विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्नों का आना स्वाभाविक है और प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि डीपीएसपी किस भाग में दिया गया है, या अर्थात किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, या कहाँ से लिया गया है। और दूसरे प्रश्न इस प्रकार आते हैं जो अनुच्छेदों से संबंधित होते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि ग्राम पंचायत या पंचायत के गठन की बात किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 के तहत की गई है। तो इस प्रकार प्रश्नों का आना स्वाभाविक है। तो हम पहले देखते हैं इसके मूल जो तत्व हैं उसके विषय में। पहला देखते हैं यह किस भाग के अंतर्गत है, तो भाग 4 के तहत इसकी चर्चा की गई है। तथा किस अनुच्छेद के तहत इसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से यह उद्धृत है। आयरलैंड के संविधान से यह उद्धृत है। जो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों की बात की गई वह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। कैसे लोकतंत्र की? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की चर्चा होती है। वहां पे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की चर्चा की गई है। तथा यह कल्याणकारी राज्य की बात करता है। कौन? डीपीएसपी की बात की जा रही है। अब डीपीएसपी के कुछ इतिहास को हम देखते हैं कि यह कहां से आया। तो एक बीएन राव करके व्यक्ति हुआ करते थे जिसे भारतीय संविधान का सलाहकार कहा जाता है। वह कौन थे? बीएन राव। बीएन राव का कहना था कि भारतीय संविधान में 2 प्रकार के अधिकारों को देना चाहिए जब भारत में संविधान लागू हो। इस पर काफी चर्चा हुई, काफी मीटिंग्स बैठी। उन चर्चाओं का एक परिणाम निकल के आया, 2 प्रकार के अधिकार दिए गए। वो अधिकार कौन कौन से थे? वह था एक आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और दूसरा है मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये 2 प्रकार के अधिकारों की बात की गई। इसमें मौलिक अधिकार की जो बात है वह हम आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे मौलिक अधिकार की विशेष चर्चा की गई है। दूसरा है डीपीएसपी। इन दोनों में जो डिफरेंस है, कहा गया कि एक ऐसा, उनका मानना था बीएन राव का, कि एक ऐसा अधिकार जो भारत जब लागू हो, भारत में जब संविधान लागू हो, तो एक अधिकार तत्काल रूप से प्रभाव के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो मौलिक अधिकार के रूप में आपको दिखाई देता है। उनका कहना था कि जब भारत के पास पर्याप्त रिसोर्सेज हो, तो उसके पश्चात भारत के पास जब पर्याप्त रिसोर्सेज हो जाए, उसके पश्चात जो आवश्यकता है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय जो हमें लगे कि इसको देना चाहिए भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को, तो उसके रूप में डीपीएसपी की बात की गई है। अब डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस बहुत आसान से डिफरेंस है जो आप सभी को पता है। राज्य यह जो है यह राज्य का कर्तव्य है, और किंतु यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया संविधान द्वारा अधिकार है। इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं अगर इसके हनन की बात होती है, किंतु इसमें इस प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। इसको लागू करना या मानना यह सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन इसमें राज्य का यह कर्तव्य है कि इसे लागू करे अथवा ना करे। एक महत्वपूर्ण वो है कि प्रशासकों का आचार संहिता भी कहा गया है। प्रशासकों का आचार संहिता भी इसे कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। प्रशासकों का आचार संहिता भी इसे कहा गया है। तो इस प्रकार की अगर बात आती है तो आचार संहिता किसे कहा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को। अब हम देखते हैं कि 36 से 51 में किस प्रकार की बात की गई है। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 की बात करते हैं। आर्टिकल 36 की बात करते हैं तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में कई आर्टिकल में दी गई है, जिसमें से एक आर्टिकल ये भी है कि राज्य की परिभाषा क्या है, इसमें भी बताई गई है। आगे तो हम राज्य के निदेशक तत्वों के विषय में देख रहे थे, तो हम जानेंगे जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है उसके विषय में। इसे 3 प्रकार से हम बांटेंगे। एक 36 से 40, उसके बाद 41 से 46 और फिर 47 से 51।
इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको तैयार करने में आसानी होगी। साथ ही हम ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं जो आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। ये संवैधानिक शब्दों का अगर मैं प्रयोग करने लगूं तो आपको समझने में काफी क्लिष्टता होगी, संभावनाएं कम होगी कि आप तैयार कर पाए। एक साधारण भाषा में हम इसको बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 36 में जो दिया गया वह है परिभाषा। राज्य की परिभाषा की बात यहाँ की गई है। 36 में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात वाद योग्य नहीं है। यह भी हम आपको बता चुके हैं आपके पहले की क्लासों में। आर्टिकल 37 में इस बात को कहा गया है। आर्टिकल 38 जो है, अर्थात अनुच्छेद 38 जो है, उसमें कहा गया है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, शब्दों को देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय प्राप्त हो गया। अर्थात 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जब हम आपको प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो वहां भी इस प्रकार के न्याय की बात हमने किया था। तो यहाँ भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है डीपीएसपी में। आगे देखिए 39A जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आर्टिकल 39A जो है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की बात करता है। 39A, ये 39A जोड़ा गया है संविधान में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराएं। आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 40 में क्या कहता है? तो आर्टिकल 40 में बताता है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। ग्राम पंचायतों के गठन की बात आर्टिकल 40 में की गई है। इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, वह किसके माध्यम से? वह आर्टिकल 40 के जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। यह गांधीवादी एक सोच है, गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से हम देखते हैं यहाँ पे कि पंचायतों के गठन की बात। और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का गठन किया गया। वह कब? 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आप 36 से लेकर 40 तक के जितने भी आर्टिकल हैं आपको तैयार हो गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे 41 से 46 के बीच में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसके बाद हम देखते हैं जो आर्टिकल 41 है जो महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 42, 43, 44, 45, 46 इस प्रकार मैं बताया था कि आर्टिकल 36 से 40 तक, 41 से 46 तक और 47 से 51 तक, और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले 41 को देखिए। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में दिया गया है। अर्थात जैसे आज हम वृद्धा पेंशन देखते हैं, विधवा पेंशन देखते हैं, विकलांगता पेंशन देखते हैं, इस प्रकार की जो बातें की जाती हैं, जो पेंशन दिए जाते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं? तो आर्टिकल 41 की बात की जाती है, वहां पे उसके तहत दिए जाते हैं। आर्टिकल 42 में जो अनुच्छेद 42 के तहत जो बात की गई है वो कहा गया है न्याय संगत और मनावयोचित दशाओं में प्रसूति सहायता या उपबंध पाने का अधिकार की बात की गई है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है। उसमें है गर्भवती महिलाओं द्वारा जो कठोर पारिश्रमिक जो श्रम है वह ना करवाना, इस प्रकार की बात की गई है। जैसे आज के समय में हम देखते हैं मैटरनिटी लीव की बात की जाती है। किसकी? मैटरनिटी लीव की बात की जाती है। तो वो किसके तहत दिया जाता है मैटरनिटी लीव? अर्थात अनुच्छेद 42 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 43 क्या है? अनुच्छेद 43 क्या है? तो ये कहता है राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तय कर सकेगा। मनरेगा की बात तो आप जानते होंगे, मनरेगा क्या है? 2006 में यह लागू हुआ था मनरेगा। तो उसके तहत, इसी के तहत आर्टिकल 43 के तहत ही मजदूरी तय कर सकेगा राज्य एक विधि या अधिनियम बनाकर। आगे देखते हैं आर्टिकल 44 जो क्या है वह है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं है। इसी की बात अभी चल रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में यह लागू हो, या क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसी के आधार पर हमारे कानून बनते हैं और कानून को लागू किया जाता है। ये राज्य का कर्तव्य होता है कि उसे लागू करें। जैसे कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो 1956 है, यह आर्टिकल 44 के तहत ही लागू किया गया है। आर्टिकल 45 क्या है? वह है बाल अवस्था से लेकर 6 वर्षों तक के जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने की बात की गई है। अब इसमें 2 प्रकार की बात की गई थी, 0 से 6 और 6 से 14 वर्ष। जो 0 से 6 है इसकी हेल्थ की बात की गई। किसकी? हेल्थ के केयर करने की बात की गई है। और 6 से 14 में एजुकेशन की बात की गई है। एजुकेशन की बात की गई है।
तो 6 से 14 की जो बात की गई वह 82वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे अब मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है। 2002 के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। जो आर्टिकल 46 है महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें कहा गया है कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य में कमजोर वर्गों के विशेषकर, जो कमजोर वर्ग होते हैं विशेषकर कौन कौन से, SC, ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग, जो अन्य और भी जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए अर्थात उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। आप देखेंगे इसी के तहत अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है किसके बारे में, EWS के बारे में, इसके बारे में बात की गई है। तो ये EWS जो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आया वह किसके तहत लाया गया, आर्टिकल 46 के तहत ही उसे लाया गया है। अब हम इसका आप इसके शॉर्ट ले सकते हैं। इस तो आप 46 तक पढ़ चुके हैं, 47 देखते हैं। आर्टिकल 47 क्या है, तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार जो होता है उसको बढ़ावा देना, शराब पर प्रतिबंध और नस्ली दवाओं पर प्रतिबंध की बात आर्टिकल 47 में की गई है। शराब पर प्रतिबंध परीक्षा में पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है या कहां पे इसकी बात की गई, तो आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 जो है राज्य में कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से जो बढ़ावा देने की बात की गई है आर्टिकल 48 में की गई है। ये हम आपको बहुत साधारण भाषा में आपको लिखकर हम समझा रहे हैं आपको। आर्टिकल 48A क्या कहता है, तो पर्यावरण के संरक्षण एवं वन जीवों की संरक्षण की बात करता है। जो वन जीवों से संरक्षण से जो भी आपको कानून दिखाई देते हैं वो आर्टिकल 48A के तहत ही बनते हैं। आर्टिकल 49 क्या है, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करने की बात आर्टिकल 49 में की गई है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलग होने की जो बात की गई है वह अनुच्छेद 50 में की गई है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है और आर्टिकल देकर उसमें से आपको मिलाने के लिए भी आ जाता है या सीधा पूछ देता है कि पर्यावरण संरक्षण की बात किस अनुच्छेद के तहत की गई है। इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो अनुच्छेद 51 है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 51 ही आपको सही करके आना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य का जो प्रयास होगा उसकी बात अनुच्छेद 51 में की गई है। तो इस प्रकार के जितने भी अनुच्छेद आपके रहे वह सभी जो डीपीएसपी से संबंधित थे सभी आज कवर किए गए हैं। इस प्रकार की डीपीएसपी की क्लास अगर हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आने वाली जो हमारी क्लासें हैं उसके लिए हमें आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपका भी प्रयास होना चाहिए। कम से कम आप 3 लोगों को शेयर करवाएं जिससे हमारी क्लास ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। जो एक कथन है, ये कथन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण कथन ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप ये जो है केटी शाह द्वारा यह कहा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगर इस प्रकार की क्लास हमारे आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, और कोई अगर प्रश्न बनता है आपको या कोई त्रुटि आपको नजर आती है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।